नमस्कार। दूरदर्शन हिसार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी आज पूरे विश्व में अपना रौद्र रूप दिखा रही है और हमारा देश भारत भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना बीमारी की क्या स्थिति है हमारे देश में और ख़ास तौर से इससे लड़ने के लिए हम क्या कुछ कदम उठा रहे हैं और क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, ये बहुत सारे पहलू हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बसंत कुमार बेहरा को, जो कि पूर्व निदेशक हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़ बायोटेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपको भी नमस्कार। नमस्कार है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कोरोना, क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं, तो आप इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो बड़ी अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कोरोना का जो ये वायरस है ये किस तरह से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और कैसे फिर इस बीमारी का हमला हमारे ऊपर हो जाता है। देखिए, कोरोना एक निर्जीव वायरस है जब तक वो बाहर है, हवा में उड़ रहा है। मगर जब सजीव बन जाता है, जब मानव का शरीर में वो घुस जाता है, तो उसके लिए उसका रास्ता एक ही रास्ता है कि हमारा श्वास की तरफ से, श्वास नली की तरफ से अटैक करना है। तो किंतु वो श्वास नली के तरफ से पूरा लंग्स तक नहीं जाता है। पहले वो श्वास का जो ऊपर हिस्सा है उसी में अपना घर जमा के बैठता है, और जब वो एक बार एंट्री करता है तो वो सजीव बन जाता है, सक्रिय बन जाता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में जो है वो उसका होस्ट है ह्यूमन बॉडी, तो इसीलिए ये एक तरह का पैरासाइट है जी। और कोरोना जो बीमारी है वो बिल्कुल निमोनिया की वायरस की तरह है, मगर निमोनिया वायरस का बड़ा भाई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके वायरस के बारे में कहते हैं कि इसके अंदर लिक्विड है और ऊपर एक कवर है। नहीं, इसके अंदर लिक्विड नहीं है। कोरोना वायरस एक जेनेटिक मटेरियल का फ्रैगमेंट है जिसको बोलते हैं RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और उसका ओजन जो है, वेट है, हमें किलो डाल्टन में उसको एक्सप्रेस करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 33 किलो डाल्टन है। इसीलिए वो हवा में उड़ नहीं पा रहा है। मगर अगर आप आपस में नज़दीक होते हैं तो वो हमारा थूक से जरिए वो हमें ड्रॉपलेट्स के जरिए ड्रॉपलेट के जरिए दूसरों को श्वास नली में चला जाता है, अटैक कर लेता है। अच्छा, तो एक डॉक्टर साहब, मैं यहाँ आपको रोकूंगा हाँ। कि क्या कोरोना वायरस ऐसा भी है कि छूने से हो सकता है या सिर्फ छींकने से? मान लीजिए किसी मनुष्य ने छींका और उसके 2 गज के अंदर व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वहां तक उसके जाने की संभावना रहती है? ये बिल्कुल सही सबब है कि आम आदमी को उसमें जानना चाहिए। एक तो है जो वायरस जो अटैक करता है, इवन कुछ बैक्टीरिया भी है, 2 तरह का वो अटैक करते हैं। एक तो हवा में अटैक करते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होता है, और एक तरह का है कि कांटेक्ट में आने से ही वो एक शरीर से दूसरा शरीर को जाते हैं। तो ये वायरस जो है वो हवा में नहीं है, कांटेक्ट में आने से ही होता है। अगर हम कोई संक्रामक व्यक्ति जिसको कोरोना वायरस अटैक हुआ है उसी के पास बैठे हम बातचीत किए तो उनका श्वास अगर हमारा श्वास से मिल गया तो वो अटैक करता है, नंबर 1। नंबर 2 है कि क्या खाली वो श्वास नली के थ्रू जाता है? हाँ, जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब हम बातचीत बाहर घूमते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, नाक साफ करते हैं, तो वही हाथ को अगर मैं किसी के ऊपर हम लगा ले बाहर में, चाहे दरवाज़ा खोल दिए, शायद जीने में चढ़ने के टाइम में छू लिए, खास करके लिफ्टी
लिफ्ट में आने जाने के टाइम में है, तो उसी के ऊपर अगर जिस आम आदमी उसी के ऊपर अगर हाथ लगाए और वो हाथ मुंह में लगा लिए तो वो संक्रमित होता है। इट इज ए इनडायरेक्ट अटैक, और डायरेक्ट अटैक होता है हम जब पास रहते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कि एक डिस्टेंस, इंडिविजुअल डिस्टेंस मेंटेन करो मगर सोशल इंक्लूजन को रखो। जी, कहने का मतलब ये है कि अगर कोरोना का वायरस किसी भी तरह से हमारे संपर्क में आया और वो नाक और मुंह के थ्रू हमारे अंदर गया शरीर में, तो वो बीमारी हमें जो है अपनी चपेट में ले लेगी। ले लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी ने छींका और छींकने के कितनी दूर तक एक तो उसका वायरस जाएगा और दूसरी चीज़ ये है कि कितनी देर तक वो रहेगा। देखिए, जब हम बातचीत करते हैं, सपोज दो तरह का बातचीत होता है, लॉन्ग टर्म बातचीत होता है, शॉर्ट टर्म बातचीत होता है। अगर शॉर्ट टर्म बातचीत होता है, अब आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हैं, कम से कम 3 से 5 फुट तक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, उसी टाइम वो थ्रो पार्टिकल हवा में आपको कंटामिनेशन नहीं कर पाएगा अच्छा, इमीडिएटली। मगर आप विशेष तौर पर कुछ देर तक उसके पास बैठे बातचीत करें, सो उसका कंटामिनेशन होने का चांसेस है। ये सबसे बड़ा चीज़ है जी। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ मैं बातचीत किया और मुझे कंटामिनेशन हो गया। जी जी, ये सबसे बड़ा चीज़ है। ये वायरस के अटैक के बाद 3-4 दिन के बाद आपका असली रूप में आता है। अच्छा, वो 3-4 दिन आपको महसूस नहीं होगा कि ये वायरस आपके अंदर है। जी। तो इसी कारण उसी टाइम का सबसे आसान तरीका है जी कि जब आपको आम तरीके से जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं कुछ सेकंड के लिए, अगर उसमें कोई गलत आ गया, हमें 20 से 25 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा सांस धीरे से ले सकते हैं, धीरे से भी छोड़ सकते हैं, मगर उसी का प्रोसेस में कोई गलत है तो आप सोच लीजिए आपको धीरे धीरे वो अटैक कर रहा है। ये है प्राइमरी स्टेज में सबसे बेस्ट तरीका है जानने के लिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो गया, बीच में कम हो गया था, फिर से बढ़ गया है कि डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं हुआ। जी, क्योंकि जब ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंजा आता है तो उसी में जो एंटीबॉडी डेवलप होता है, कोरोना में भी वही एंटीबॉडी डेवलप होता है। तो डॉक्टर कंफ्यूज हो गए कि हमें ये सही है या 20 है। अगर 1000 लोगों को आइडेंटिफाई शायद 30 लोग का हुआ है, बाकी लोग का नहीं है। तो ये जो गलत आइडेंटिफिकेशन में वो एक भयानक मैसेज सोसाइटी में दे देता है और उसी में लोग आउट डर जाते हैं। जी। अच्छा, एक डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे आप रोकूंगा कि मान लीजिए किसी को शक है कि वो कोरोना वायरस की गिरफ्त में आ गया है और वो कोरोना वायरस जैसा कि आपने कहा या तो मुंह के द्वारा जाएगा या नाक के द्वारा जाएगा, तो सबसे पहले वो घर पर जाकर क्या उपाय कर सकता है? सबसे पहले घर में जाके पहले एक तो आराम से बैठे, वो दिन में हर एक वक्त गर्म पानी पीना चाहिए, मगर गर्म पानी दिन में 2 बार 3 बार पी सकते हैं, बारंबार पीने का आदत भी नहीं होता है लोगों का। इसीलिए ये जो अभी मैं भी देखता हूँ टीवी में, ये में सब एडवाइस देते हैं गर्म पानी पियो। जी भाई, गर्म पानी नहीं, कोई गर्म तरल वस्तु लो, सेवन करो। उसमें आप कभी गर्म पानी पीजिए, कभी गर्म चाय पी लीजिए, गर्म कॉफ़ी, वैरायटी चेंज कर लीजिए। आप दाल बनता है घर में, गरम गरम दाल पी लीजिए। टमाटो का अभी फॉर्चुनेटली सीजन है, सस्ता है, टमाटर सूप बना के उसको लीजिए शाम के टाइम में। तो उसी में और रात को सोने के टाइम में गरम दूध पी के सो जाइए। तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रिकॉशन है, क्योंकि कोरोना के लिए अभी तक कोई कंफर्म दवाई नहीं बना है। हमें प्रिकॉशन एंड प्रिवेंटेशन ही अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और इसका कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी को शक है, कोई भीड़ भाड़ वाले इलाके में गया है
और वहाँ उसका संक्रमित होने का डर है, तो कहते हैं घर पर आकर वो स्टीम ले सकता है, भाप ले सकता है। दूसरा आपने कहा कि गर्म सेवन कर सकता है। और क्या ऐसे उपाय हैं जिनको आदमी घर पर कर सकता है ताकि वो, अगर उसको ये शक है कि वो कोरोना की चपेट में आया है, तो वो वायरस तुरंत वहीं पर ख़त्म हो जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आम आदमी आजकल फेस कर रहे हैं। जो हमारा फेज में रिलैक्सेशन हो गया है, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हो गया है, लोग सोचने लगे, आम घूमने लगे, भीड़ भी जाने और अनजाने में हो जाता है, जम जाता है। तो इसी के कारण लोग भीड़ से जब आएंगे, सबसे पहले है अपनी आप को बाहर ही सैनिटाइज कर लें। बाहर आपका कपड़ा उतारो, चेंज करो, बाहर साबुन पानी और कपड़ा धोने का सोडा डाल दो, उसमें मर जाता है, ये सर्वाइव नहीं करता है, डाल दो। उसके बाद गर्म पानी डाल के उसको वॉश करो, वो एक है। जब खुद ही नहा लो, हल्का सा ठंडा पानी में नहीं लाना, हल्का सा गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी में, चाहे वो गर्मी का दिन है चाहे सर्दी का दिन है, वो नहा ले। उसके बाद आके शाम को और सुबह दिन में 2-3 बार जैसे बताए भाप लो, एक है। और दूसरा चीज़ है, भाप के साथ साथ ये जो मैं बताया कि गर्म तरल पदार्थ लेना है, चाहे दाल लो, चाहे चाय लो, चाहे कॉफ़ी लो, वैरायटी लो, तो आपको एलर्जिक नहीं आएगा कि भाई खाली गर्म पानी मैं पी रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, एक नहाते समय क्या साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए? और जैसे खुले भाग हैं, जो मुंह है, हाथ है, जो एक्सपोज रहते हैं। देखिए, साबुन का है दो। देखिए, आप साबुन इस्तेमाल करो जो स्टैंडर्ड ब्रांडेड कंपनी का मिलता है। अच्छा। और हर एक बात साबुन का ब्रांड चेंज करो, एक ब्रांड का साबुन कभी मत यूज करो जी। नंबर 1। नंबर 2, बाहर का इंपोर्टेड साबुन को बिल्कुल बहिष्कार करो जी। क्योंकि हमें पता नहीं है वो किस फैट से बना है और कैसे बना है, वही दूसरा बीमारी हमें दे देगा। ये प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और तीसरा प्रिकॉशन है, नहाने के टाइम में जो पानी नहाते हो वो कभी मुंह के अंदर लिया मत करो, मुंह को बंद करके नहाओ। कुला करना है, अपना पीने वाला पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें कुला करो। जी डॉक्टर साहब, अब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें, क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि जानते हैं कि वायरस की जो अध्ययन प्रक्रिया है, और ख़ास तौर से दवाई की जो प्रक्रिया है, दवाई बनाने की, तो अभी तक तो इसकी दवाई कोई है नहीं, यहाँ तक कि वैक्सीन भी नहीं है। तो क्या इस बारे में स्थिति है? भविष्य में क्या संभावना है? इसका कोई इलाज, कोई दवाई निकलेगी? देखिए, बिल्कुल इलाज हो सकता है, मगर इसके लिए समय चाहिए। जो दवाई बनाने के लिए, जो आम आदमी, 2 तरह का दवाई अभी मार्केट में है। जो जेनेरिक सिंथेटिक दवाई है जिसको फार्मा दवाई बोलते हैं, सिंपल, जो केमिकल से बनता है, जिसमें सिर्फ सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट होता है, कोई सॉल्ट का मिश्रण होता है या सिंगल सॉल्ट होता है जी। तो उसका होता है। और अभी जो नया है, फॉर द लास्ट 3 डिकेड हो गया है कि एक नया दवाई बनाने का एरिया डिस्कवर हुआ है, उसको बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स में हमें और ये जो केमिकल दवाई को सेवन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एक एरिया है जिसमें हम जान सकते हैं कि भगवान ने हमें शरीर बना है और शरीर के अंदर ही हमारा उपचार के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल रखे हैं, उसको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। वो शरीर का वो बायोमॉलिक्यूल को उसी के बीमारी के लिए लगाओ, वो उसको टेक्निकली हम बोलते हैं बायोलॉजिक, बायोफार्मास्यूटिकल। आज के दुनिया में जो बीमारी, जो ऑर्डिनरी बीमारी, ये मेडिसिन में, फार्मा मेडिसिन में नहीं क्योर हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का ये जो आविष्कार जो होता है, हो रहा है आजकल, बायोफार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिक, उसी से वो क्योर हो सकता है। तो वैक्सीन वो बायोलॉजिक है। जितने भी बायोलॉजिक दवाई है
वो सजीव से बनता है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कीड़े हैं, चाहे मकोड़े हैं, चाहे पेड़ है। सो जो चीज प्लांट, एनिमल और सजीव वस्तु तो होता है वो शरीर के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है। हाँ, एक बात है कि एफोर्डेबिलिटी, पैसा, कॉस्ट, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट है, मगर दवाई लेने के टाइम में हमें कॉस्ट को देखते नहीं हैं, हम क्योर को देखते हैं। सबसे बड़ा विदेश में भी इसी के लिए सब्सिडी देते हैं कंपनी को, भाई तुम बनाओ ये दवाई, हम कुछ भी सब्सिडी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सब्सिडी दे रहा है। आपका जो गवर्नमेंट के इंडिया जो माफ़ कर रहा है, कर्ज माफ़ कर रहा है, लोग उसको गलत रास्ता में सोचते हैं। इनफैक्ट जब तक हम इसका कर्ज खास करके दवाई कंपनी वालों का माफ नहीं करेंगे, ये दवाई वो नहीं बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि व्यवहारिक दिक्कतें क्या आ रही हैं, बीमारी नई है या इसके बारे में अभी पूरी तरह से लोगों को या वैज्ञानिकों को ज्ञान नहीं है, या वैक्सीन बनने में समय लगता है? देखिए, ये सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आम आदमी के लिए मैं आम भाषा में उसको समझाना चाहता हूँ। देखिए, दो चीज़ होता है कि लोग बोलते हैं कि एक डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ ठीक है, तुम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, किंतु नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल इंक्लूजन। उसको समझना चाहिए। हम सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सोशल एक्सक्लूजन, सोशल बहिष्कार करना नहीं चाहिए। हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उसके साथ साथ ख्याल रखेंगे एक दूसरों का, तब जाके हम इसी में कंट्रोल में आ सकते हैं। ये नंबर 1 है जी। तो क्या भविष्य की आशाएं क्या हैं? भविष्य का से देखिए, कोई चीज़ बनाने में टाइम लगता है। ये जो कोरोना वायरस है, ये कोई नया वायरस नहीं है, आज से 20 साल पहले भी हुआ था। और बेसिकली अगर हम इसको हिस्ट्री ट्रेस आउट करें तो ये 500 साल का पुराना वायरस है जो कि समुद्र से निकला था। मगर आज विदेशी कंपनी, खास करके अमेरिका, जो कर रहा है कि दफना रहा है लोगों को, तो वही वायरस अंडरग्राउंड में फिर से जा रहा है एक सिस्टम को, समुद्र सिस्टम को, नदी के सिस्टम को। मगर भारत में जो संस्कार है, संस्कृति है कि जलाना, तो वो पूर्ण रूप से लोप आता है। तो इसीलिए वो ज्यादा सुरक्षित है, मतलब ज्यादा जरूर से ज्यादा सुरक्षित, बीमारी का फैलने का जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जो लोगों में भी कुछ भ्रम है कि भाई जो कोरोना संक्रामिक लोग है उसको हमारा शमशान घाट में जलाने नहीं जाएंगे, नहीं, कुछ नहीं होगा। उसको सुरक्षित रूप से जला दो या इलेक्ट्रिक फायरिंग कर दो। एक और डॉक्टर साहब, यही आपने एक सवाल मुझे और दे दिया कि क्या डेड बॉडी में, लाश में भी ये कोरोना का जो वायरस है वो जिंदा रहता है? बिल्कुल रहता है कि होस्ट सिस्टम है। होस्ट सिस्टम में जब लाश होता है तो वो लाश सड़ने तक भी वो उसी में रहता है, खाना खा के। अगर बिल्कुल सड़ गया तो मर गया। इसीलिए जैसे कोरोना आप देखे होंगे टीवी में, अगर कोरोना का कोई कैजुअलिटी हो गया तो इमीडिएटली उसको कवर कर लेते हैं। ऐसे कवर कर देते हैं कि बाहर का हवा उसके अंदर नहीं जा सके, ना अंदर का कोई चीज बाहर भी ना आ सके, और उसी अवस्था में ही उसको हम दाह कर लेते हैं, संस्कार करते हैं अपने धर्म के, अपने कर्म के हिसाब से। जी। अच्छा, भारत के, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने समय रहते कदम उठाया और लॉकडाउन को लागू किया हमारे देश में। तो जो पहला लॉकडाउन था उसमें बड़ी स्थिति नियंत्रण में रही, और अब क्योंकि अनलॉक 1 स्थिति चल रही है, लॉकडाउन को धीरे-धीरे, जी, तो इसमें अब आप क्या संभावनाएं देखते हैं? दूसरी चीज़, हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस अनलॉक 1 का पालन करें और कैसे अपने आप को सुरक्षित रहें? काम भी करना है लेकिन सुरक्षित भी रहना है। देखिए, ये जो लॉक सिस्टम होता है, सबसे पहले जो लॉक सिस्टम हुआ था वो
22 मार्च को। 22 मार्च को महाराष्ट्र में हो, सॉरी जगह का नाम था चाइना, दिलवाड़ा। चाइना। ना हमारा इंडिया के बारे में मैं अच्छा, बता इंडिया। रहा हूँ। अच्छा, किसी प्रांत की बात कर रहे हाँ हैं हाँ, शायद। राजस्थान राजस्थान। राजस्थान का अच्छा, हुआ अच्छा। था। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे बेटी वो भी डॉक्टर है उसी में, जी। और वो टीम में वही थी, 4 आदमी टीम गए थे। तो वो एक मॉडल सिस्टम बनाए कि कैसे उसको बंद किया गया। ये दुनिया के सामने एक मॉडल सिस्टम बन गया है, और वो मॉडल सिस्टम को हम कैसे फॉलो करेंगे, अभी गवर्नमेंट ने लोगों को दिखा देगा, देखो ये एक मॉडल सिस्टम है, उसको फॉलो करो। जी। अगर लोग उसको ना समझे, खाली गवर्नमेंट का नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ही भाषण दे, हमारा प्राइम मिनिस्टर भी भाषण दे, उनके लिए बहुत समस्या है। जी। तो मेरे अनुरोध है, हमारा जैसा कोई प्रोफेसर है, कोई शिक्षाविद है जो जानते हैं टेक्निकली, इनको पूरा मास मीडिया में स्कोप दिया जाए, वो लोगों को समझाए कि देखो, लोगों के भाषा में, टेक्निकल भाषा में नहीं, लोगों के भाषा में समझाए, देखो भाई ऐसे मत करो, ऐसे अगर मत करोगे तो वो आएगा चला जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये सबसे जरूरी है, और यही एक तरीका है ये वायरस को दमन करने के लिए। तो दर्शकों, ये स्पष्ट है कि सरकार ने हमें रास्ता दिखा दिया है, हमें बता दिया है कि किस तरह से इस महामारी का हमने सामना करना है। जितने भी लॉकडाउन हुए हैं, लॉकडाउन 1 से लेकर अब तक, उन सब में यही कहा गया है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने घर में रहें, दूसरे किसी भी संक्रमित व्यक्ति से अपनी उचित दूरी बनाए रखें, और इसका मकसद यही था कि लोगों को जागरूक करना। अब क्योंकि सरकार के सामने और भी चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, देश को पटरी पे भी लाना है, हमेशा बंद नहीं रखा जा सकता, देश आगे बढ़ेगा, चलेगा, तभी विकास होगा। तो अब हमें स्वयं ही अपने काम को भी करना है, और उन समस्याओं का ध्यान में रखना है जिनसे इस बीमारी का पनपना होता है, ये बीमारी आगे बढ़ती है, महामारी फैलती है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हमें उस महामारी से अपने आप को बचाना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर बसंत कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, नमस्कार। क्योंकि आपने मुझे एक स्कोप दिए, जी। और मेरा अनुरोध है कि आप इसी तरह जो टेक्निकल आदमी को फील्ड में भेजो, लोगों का संपर्क में भेजो, वो 2 चीज़ समझाएंगे, सोशल डिस्टेंस और सोशल इंक्लूजन। वो ये दोनों चीज़ें, अभी एक चीज़ हो रहा है सोशल डिस्टेंस, उसके साथ सोशल इंक्लूजन को जोड़ो, हाँ, एक दूसरे का दिल को जानो, और वो खुद ही खुद कंट्रोल हो जाएगा। बस इतना ही मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।